दोस्तों, महान लोगों के कर्म के साथ साथ उनके शब्द भी याद रह जाते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको उन महान लोगों के खास भाषण के बारे में बताएंगे। चलिए आज का मजेदार वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण हमेशा ही मजेदार हुआ करते थे। लोग तो ये भी कहते हैं कि अब तो उनके जैसा भाषण देने वाला कोई रहा ही नहीं। बात तब की है जब इमरजेंसी हुआ करती थी। इमरजेंसी के दौरान वाजपेयी जी जेल में बंद थे। फिर इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा कर दी और उसके बाद सब लोग छूटकर बाहर आ गए। चुनाव प्रचार के लिए कम वक्त मिला था। दिल्ली में जनसभा हो रही थी। जनता पार्टी के नेता आकर स्पीच दे रहे थे, पर सब के सब थके हुए से लग रहे थे। फिर भी जनता हिल नहीं रही थी। ठंड थी, बारिश भी हल्की हल्की सी होने लगी थी, पर लोग जमे बैठे थे। एक नेता ने बगल वाले से पूछा कि यार एक बात बताओ कि ये लोग जा क्यों नहीं रहे? बोरिंग स्पीच हो रही है, ठंड है, बारिश है। तो जवाब मिला कि अभी अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण होना बाकी है, इसीलिए लोग रुके हुए हैं। अटल जी आए और उन्होंने शुरू किया। बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत हैं अफसाने, खुली हवा में जरा सांस तो ले लें, कब तक रहेगी आजादी कौन जाने। और सबसे खास बात पता है क्या है? बाद में अटल जी ने बताया कि दूसरी लाइन तो उन्होंने वहीं पर खड़े खड़े बोलते हुए बना दी थी। जनता तो उस लाइन पर मंत्र मुग्ध हो गई थी। एक बार इंदिरा गांधी ने अटल जी की आलोचना की थी कि वो तो बहुत हाथ हिला हिला कर बात करते हैं। अटल जी ने भी जवाब में करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो तो ठीक है, आपने किसी को पैर हिला हिला कर बात करते हुए देखा है क्या? दोस्तों, 1994 में यूएन के एक अधिवेशन में पाकिस्तान ने कश्मीर पर भारत को घेर लिया था। प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था भारत का पक्ष रखने के लिए। वहां पर पाक के नेता ने कहा कि कश्मीर के बगैर पाकिस्तान अधूरा है। तो जवाब में वाजपेयी जी ने कहा कि वो भी ठीक है, पर पाकिस्तान के बगैर हिंदुस्तान अधूरा है। पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर अटल बिहारी वाजपेयी की बड़ी आलोचना की और कहा कि देखिए ऐसा है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। अब अटल जी अकेले ही उत्साहित हुए जा रहे थे और उन्होंने जवाब में कहा कि ठीक है, जैसा आप चाहें, लेकिन एक हाथ से चुटकी तो बज ही सकती है। नंबर 2, स्वामी विवेकानंद जी। 11 सितंबर की तारीख दो घटनाओं के कारण ऐतिहासिक है। पहला, 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में आयोजित धर्म संसद में प्रसिद्ध भाषण दिया। उसमें पूरब के चिंतन के बारे में पश्चिम को बताया। दूसरा, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अलकायदा ने आतंकी हमला कर उसको जमींदोज कर दिया। इस हमले के बहुत पहले ही स्वामी विवेकानंद ने यह बात कह दी थी कि दुनिया में धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा रक्तपात हुआ है। कट्टरता और सांप्रदायिकता मानव के सबसे बड़े दुश्मन हैं। संभवतः इन्हीं अर्थों के कारण 126 साल गुजर जाने के बावजूद स्वामी विवेकानंद का वो भाषण सामयिक और प्रासंगिक बना हुआ है और आज भी है। इसकी सार्थकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल इस भाषण के 125वें वार्षिक दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करने का फैसला किया था। इस भाषण और उनके गूढ़ अर्थों की अब भी लगातार व्याख्या हो रही है। इस संदर्भ में उनके भाषण के अंश और उसके महत्व पर आइए एक नजर डालते हैं। अमेरिका के भाइयों और बहनों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूं और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी जिन्होंने इस मंच से ये कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूं जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों से परेशान और सताए गए लोगों को शरण दी है।
मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन स्त्रालियों की पवित्र स्मृतियां संजोकर रखी हैं, जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़ तोड़ कर खंडहर बना दिया था और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अभी भी उन्हें पाल पोस रहा है। भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा जिसे मैंने बचपन में स्मरण किया और दोहराया है और जो रोज करोड़ों लोगों द्वारा हर दिन दोहराया जाता है। जैसे विभिन्न नदियां अलग अलग स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से अलग अलग रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में भगवान में ही आकर मिल जाते हैं। ये सभा जो अभी तक की सर्वश्रेष्ठ पवित्र सम्मेलनों में से एक है, स्वतः ही गीता के इस अद्भुत उपदेश का प्रतिपादन एवं जगत के प्रति उसकी घोषणा करती है। नंबर 3, शहीद भगत सिंह जी। विचार ही वो हथियार थे जिनकी बदौलत शहीद भगत सिंह का संपूर्ण जीवन देश और दुनिया के लिए अविस्मरणीय बन गया। भगत सिंह के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत उनके विचार ही हैं। क्रांति की जरूरत उन्होंने कभी बम बारूद के दम पर महसूस नहीं की, बल्कि वो तो कहा करते थे, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती है, क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। चलिए हम आपको बताते हैं भगत सिंह के चुनिंदा क्रांतिकारी विचार। मैं इस बात पर जोर देता हूं कि मैं महत्वाकांक्षा, आशा और जीवन के प्रति आकर्षण से भरा हुआ हूं, पर मैं जरूरत पड़ने पर यह सब त्याग सकता हूं और वही सच्चा बलिदान है। अगर बहरों को सुनाना है तो आवाज को बहुत जोरदार होना होगा। जब हमने बॉम्ब असेंबली में गिराया था तो हमारा मकसद किसी को मारना नहीं था, हमने अंग्रेजी हुकूमत पर बॉम्ब गिराया था। बॉम्ब और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती है, क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। राख का हर कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद है। प्रेमी, पागल और कवि एक ही चीज से बने होते हैं। जो भी विकास के लिए खड़ा है उसे हर चीज की आलोचना करनी होगी, उसमें अविश्वास करना होगा और उसे चुनौती देनी होगी। नंबर 4, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन बंदरगाह शहर कराची में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल निर्वाचित अध्यक्ष थे। अपने भाषण की शुरुआत में पटेल ने टिप्पणी की, आपने एक साधारण किसान को उस सर्वोच्च पद पर बैठा दिया जिसकी आकांक्षा कोई भी भारतीय कर सकता है। मैं इस बात से वाकिफ हूं कि प्रथम सेवक के रूप में आपकी पसंद मेरे द्वारा किए गए थोड़े से काम की वजह से नहीं, बल्कि ये गुजरात द्वारा किए गए अद्भुत बलिदान की मान्यता है। आपने अपनी दरिया दिली से उस सम्मान के लिए गुजरात का नाम लिया है, लेकिन सच ये है कि हम आधुनिक समय में जिसे महान राष्ट्रीय जागरण के रूप में जानते हैं, उसमें प्रत्येक प्रांत ने भरसक योगदान किया है। 1931 में कांग्रेस को अस्तित्व में आए 4 दशक से अधिक हो चुके थे, फिर भी उस समय तक उसने पहले कभी किसी किसान परिवार में जन्मे व्यक्ति को अपने संगठन का नेतृत्व करने के लिए नहीं चुना था, बावजूद इसके कि महात्मा गांधी खुद दावा करते थे और उपदेश देते थे कि भारत गांवों में बसता है। कांग्रेस के सारे पूर्व अध्यक्ष शहरी नस्ल के थे और शहरों में बड़े हुए थे। ये चुनौती से परे एक तथ्य है कि भारत ने दुनिया को अकेला ऐसा सबूत दिया है कि साहसिक अहिंसा अब एक दूरदर्शी या सिर्फ मानवीय लालसा भर नहीं है। ये एक ऐसा ठोस तथ्य है जो उस मानवता के लिए अत्यंत संभावनाएं पैदा करने में सक्षम है जो कराह रही हैं विश्वास की कमी के कारण हिंसा के भार के नीचे, जो लगभग एक बुत बन गई हैं। हमारे आंदोलन के अहिंसक होने का सबसे बड़ा सबूत इस तथ्य में निहित है कि किसानों ने हमारे सबसे बुरे संशयवादियों के डर को झूठा साबित किया। कहा गया है कि उन्हें अहिंसक कार्रवाई के लिए संगठित करना बहुत कठिन है, और ये वो ही हैं जिन्होंने बहादुरी और सहन शक्ति के साथ चुनौतियों का सामना किया, जो कि सभी अपेक्षाओं से परे था। नंबर 5, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
26 जनवरी 1950 की सुबह 10:18 पर भारत गणतंत्र बना था। ऐसा कहा जाता है कि 26 जनवरी का दिन इसीलिए चुना गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। गणतंत्र बनने के 6 मिनट बाद यानी कि 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। उन्हें तत्कालीन चीफ जस्टिस हीरा लाल कनिया ने हिंदी में शपथ दिलाई थी। इसके बाद डॉक्टर प्रसाद ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में भाषण दिया। उन्होंने उस वक्त कहा था, हमारे लंबे और घटनापूर्ण इतिहास में ये सर्वप्रथम अवसर है जब उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पश्चिम में काठियावाड़ तथा कच्छ से लेकर पूर्व में कोकनाडा और कामरूप तक ये विशाल देश सबका एक संविधान और एक संघ राज्य के छत्रासीन हुआ है, जिसने इनके 32 करोड़ नर नारियों के कल्याण का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया है। अब इसका प्रशासन इसकी जनता द्वारा और इसकी जनता के हितों में चलेगा। इस देश के पास अनंत प्राकृतिक संपत्ति साधन है और अब इसको वो महान अवसर मिला है जब वो अपनी विशाल जनसंख्या को सुखी और संपन्न बनाए तथा संसार में शांति स्थापना के लिए अपना अंशदान करे। हमारे गणतंत्र का ये उद्देश्य है कि अपने नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता प्राप्त कराएं तथा इसके विशाल प्रदेश में बसने वाले तथा भिन्न भिन्न आचार विचार वाले लोगों में भाईचारे की अभिवृद्धि हो। हम सब देशों के साथ मैत्री भाव से रहना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम अपने देश में सर्वतोन्मुखी प्रगति करें। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।